जय हो। जैसा कि मैंने कहा था, केमिकल काइनेटिक्स दो पार्ट में दूंगा। एक फीडबैक केमिकल काइनेटिक्स में एक क्वेश्चन बनता है एक्सपेरिमेंटल डेटा का, जिसमें कंसंट्रेशन घटाते हैं बढ़ाते हैं, नया रेट निकालना होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट, और चाहे वो जीरो ऑर्डर हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, चाहे सेकंड ऑर्डर होता है। तीसरा क्वेश्चन होता है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड रेट लॉ। अब थोड़ा सा इसमें पिछले वीडियो में रह गया था कि अरेनियस इक्वेशन क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, हालांकि थोड़ी बात हुई थी, बट देन दैट वाज नॉट sufficient enough in the larger interest of your knowledge, I'm afraid. So we carry on from where we had left. So it is part number 2. Now this is interesting. Dependence of reaction rate on temperature. द रेट इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। मान लीजिए एक टी डिग्री पे रेट है के, रेट कांस्टेंट है। अगर आपने टेम्परेचर टी प्लस 10 डिग्री कर दिया तो ये लगभग डबल हो सकता है और ट्वाइस भी हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। रेट यूजुअली बिकम्स डबल और ट्रिपल। रेट की बात हो रही है, तो R1 था टी डिग्री पे, तो नया रेट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ R1 एट अ टेम्परेचर ऑफ टी प्लस 10 डिग्री। ऐसा देखा गया। अब ये जो रेशियो होता है, द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट K2 अपॉन K1, K2 था टी प्लस 10 डिग्री पे और K1 था टी डिग्री पे। इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं, सेपरेटेड बाय 10 डिग्री। नाउ मैंने एक एग्जांपल कल दिया था कि एक क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, बहुत सारे बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं। 30 बच्चों को टीचर ने 5 क्वेश्चन पढ़ाए। 30 बच्चों को 4 समझ में आए, 10 बच्चों को 3 समझ में आए। व्हाट इज द इफेक्टिविटी और एक्टिविटी और टीचिंग कैपेसिटी ऑफ द टीचर? 5 क्वेश्चंस, 5 टॉपिक्स। 4 जो 10 बच्चों को समझ में आए, या 3 जो 30 बच्चों को समझ में आए। इसी को हम कोलिजन थ्योरी से देखते हैं। क्या कहता है? रिएक्शन ओनली हैपेंस व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल अंडरगो कोलिजन विद ईच अदर। मैं हमेशा कहता हूं, पेरेंट्स भी कहते हैं, टीचर्स भी कहते हैं, ध्यान दो। ध्यान का मतलब क्या है? आप भाई, आई एम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, आई एम अ फैमिली मैन। मैं ध्यान मतलब क्या? भगवान अल्लाह है? नहीं। ध्यान मतलब इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस। टू इन्वॉल्व इज एक्चुअली इंटरैक्टिंग। तो जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल का आपस में कोलाइड करना जरूरी है, और इसी कोलिजन से दे विल ब्रेक देयर एनर्जी बैरियर्स। अपने पुराने बॉन्ड तोड़ेंगे, नए बॉन्ड बनाएंगे। एक बच्चा होता है स्कूल जाने के लिए घर से निकल रहा है, बैग टंगा हुआ, यूनिफॉर्म पहनी है, शूज हैं, प्रॉपरली ड्रेस्ड है, लुक्स हैंडसम। But only when he breaks that bond of being a son to the parents will he not be able to, he will not be able to come to the school, I'm afraid. So the child who is dressed as a student in his home actually has to break that bond of being son and move on to the street, take a corner route to the school. So breaking the old bond and forming the new bond is actually reaction, especially in the case of molecular ones, covalent ones. But each breaking of bond need energy, and energy is harnessed on collision. जब तक मॉलिक्यूल कोलाइड नहीं करेंगे आपस में, उनके एनर्जी बैरियर नहीं टूटेंगे। सो कोलिजन्स आर इफेक्टिव only if they acquire a definite amount of energy which is called threshold energy. अब अगर एक ग्राफ बनाए, आगे भी मिलेगा। ये एनर्जी है रिएक्टेंट की A प्लस बी, ये रिएक्शन है A प्लस बी रिएक्टिंग टू गिव C प्लस डी। ये एनर्जी है और ये कोर्स है या कोलिजन है या टाइम है, कोर्स ऑफ रिएक्शन और टाइम। अब इतनी एनर्जी है रिएक्टेंट के पास, ई आर, किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल, किसी भी यूनिट में है।
अब ये मोलिक्यूल आपस में कोलाइड करें, ए और बी आपस में कोलाइड करें, तो ये इनकी एनर्जी बढ़नी शुरू होगी और एक स्टेज पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये एक्स्ट्रा एनर्जी इनको चाहिए और ये पहुंचे कहां तक? एनर्जी थ्रेशोल्ड तक। ये है वो एनर्जी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू ब्रेक द एनर्जी बैरियर एंड start converting into product. And what is the difference in energy? This much is the difference in energy. We will have it. So इस स्लाइड में दो बातें हुई, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए कोलाइड करना जरूरी है और कोलिजन इफेक्टिव होने चाहिए। दैट मीन्स दे मस्ट ब्रेक द एनर्जी बैरियर बाय रीफॉर्मिंग द बॉन्ड। पुराने बॉन्ड टूटे और नए बॉन्ड बने। नेक्स्ट देखिए वही बात आ रही है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं। वैसे तो हमने मोल कॉन्सेप्ट में एवोगैड्रो पढ़ा, मैं मान के चलता हूं कि देयर आर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, दे आर colliding with the walls, on the ceiling, on the walls of the container, boom, boom, boom. Constant state of random motion, especially in the cases of gases. फिर क्या होगा? n मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कुछ ही पार्ट होगा, मान लीजिए 1/5 ऑफ द n मॉलिक्यूल, उनकी एनर्जी यहां तक आई और आई और आई और आई और आई। एक पॉइंट ऐसा होगा कि कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे जिनकी एनर्जी कितनी पहुंचेगी? एनर्जी थ्रेशोल्ड। और ये वही है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे इसके बाद। सो ओनली सम पोर्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ओनली सम पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगो कोलिजन विच हैव एनर्जी इनफ टू कन्वर्ट टू प्रोडक्ट, एंड दैट एनर्जी इनफ इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड माने जस्ट ऑन द वर्ज। जैसे कोई बच्चा 12th ग्रेजुएट है, 12th पास आउट है, पीसीएम से है, वो बस थोड़ा सा, ही इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग एन इंजीनियर और मे बी अ आर्मी ऑफिसर, मे बी अ नीट डिजाइनर, फैशन टेक, एनी एग्जाम हुज क्वालिफिकेशन इज क्लास 12th, साइंस क्लास 12th, वो बिल्कुल निकाल सकता है उसको। तो जस्ट आफ्टर 12th द स्टूडेंट इज जस्ट ऑन द थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड माने एक ऐसा पॉइंट जिसके ठीक बाद वो हो जाए जो आप चाह रहे हैं। अगर रिएक्शन चाह रहे हैं तो कुछ मॉलिक्यूल को उस एनर्जी लेवल तक पहुंचना होगा जिसके ठीक बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये सारे मॉलिक्यूल नहीं करते हैं। कौन से करते हैं? ये है वो स्लाइड। टू फैक्टर्स ऑन विच इफेक्टिव कोलिजन डिपेंड इज एनर्जी बैरियर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट पोजेस थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो जिसको भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है उनके पास कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? और मैंने पहले भी बताया सारे मॉलिक्यूल डू नॉट अंडरगो इफेक्टिव कोलिजन। दूसरी बात है उनका ओरिएंटेशन। अगर एक दूसरे के सामने है ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए मॉलिक्यूल ए, मतलब एक दूसरे के साथ प्रॉपरली ओरिएंटेड है, तब तो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। और फार अपार्ट है, एक ए यहां है एक बी यहां है, एक ए उधर है एक बी उधर है, तो ओरिएंटेड नहीं है। तो देयर आर टू कंडीशन, एक एनर्जी बैरियर होना चाहिए, दूसरा ओरिएंटेशन बैरियर। मतलब दे शुड बी, अगर एक बच्चा मुझे नहीं देख रहा है तो वो पढ़ नहीं रहा है। बहुत सिंपल सी बात है, पे अटेंशन। व्हाई डज अ टीचर सेज पे अटेंशन? चलो ध्यान दो। अच्छा बात करना बंद करो, ध्यान दो। ये टीचर क्यों कहता है? क्योंकि they have to be properly oriented in the larger interest of A, teacher delivering the knowledge, and B, student getting the knowledge. उसके लिए proper orientation जरूरी है। Next we come to is what is activation energy? Reactant need a definite amount of energy to cross the energy barriers and take part in reaction leading to product formation. एक सर्टेन लेवल तक आना चाहिए, और ये मैंने आपको ग्राफ से भी बताया था। इस बार थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे जिससे कि आपको दिख जाए। ये है वो एनर्जी।
ये ग्राफ पिछले वाले कैप्सूल में भी बनाया था, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है, ये फॉरवर्ड के लिए है, ये प्रोडक्ट है। अगर रिएक्शन आपका ए रिएक्टेंट रिएक्टिंग विद बी टू गिव सी प्लस डी, तो ए और बी को इतनी एनर्जी और चाहिए और इसके ठीक बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। एंड दिस इज द एनर्जी कोर्स। सो व्हाट इज एनर्जी थ्रेशोल्ड? व्हाट इज एनर्जी थ्रेशोल्ड? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ये क्वेश्चन आता है ग्राफ बेस्ड, एमसीक्यू में भी आ सकता है, वैसे भी आ सकता है कि अब फॉरवर्ड का डेटा दे रखा है, बैकवर्ड का निकालना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ये बैकवर्ड के लिए हो जाएगा क्योंकि यहां प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बैकवर्ड है और ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉरवर्ड है। अगर ये रिएक्शन ऐसा है तो रिवर्सिबल है, अकॉर्डिंग टू ली शैटलियर इक्विलिब्रियम में है। नेक्स्ट चलते हैं। फॉर फर्स्ट फास्ट रिएक्शन, अगर जल्दी से रिएक्शन होना है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी, और धीरे 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 हो रहा है, इन्सिनरेट हो रहा है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा होगी। देख लीजिए, अगर रिएक्शन फटाक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम होगी। देख लेते हैं एक किसी और ग्राफ को इस पे बना के देखते हैं। अब इसको देख के आपको लग जाएगा कौन सा रिएक्शन फास्ट है, जिसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कम है। ये रिएक्शन स्लो है क्योंकि इसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ज्यादा है। नेक्स्ट वी कम टू इस, ये वही ग्राफ है, जरा एंजॉय करें। द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ए प्लस बी गिविंग ए बी एंड सी। तो पुराने बॉन्ड देखिए, ए प्लस बी सी, सॉरी ए बी को डिस्प्लेस करेगा। तो एक स्टेज पे ए बी मतलब पुराने बॉन्ड थोड़े कमजोर हुए, नए बॉन्ड थोड़े से बनने लगे हैं। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म व्हेन दे रीच अ सर्टेन लेवल ऑफ एनर्जी विच इज एक्टिवेशन एनर्जी, और उसके ठीक बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना। एंड द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट पोटेंशियल एनर्जी, this is the energy of reactant and this is the energy of product. So what is change in energy? Final minus, तो जाहिर सी बात है ये नेगेटिव आएगा। इसका मतलब क्या है? दिस पर्टिकुलर केस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देख लीजिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ये है, और एक स्टेज पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनते हैं। ये वो पॉइंट है जहां पुराने बॉन्ड लगभग कमजोर हो चुके हैं और नए बॉन्ड लगभग बनने को तैयार हैं। नेक्स्ट इज, नाउ दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। व्हाट इज अरेनियस इक्वेशन? बहुत ध्यान से देखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं आया तो यही आएगा। अगर स्लोप भी आ सकता है, हो सकता है ग्राफिकल मेथड में हो, तो देख लेंगे। Arrhenius equation, the equation provides a relationship between rate constant K and the temperature in Kelvin of the system. So rate constant is exponentially dependent to energy of activation and rate constant. अगर आप दोनों तरफ log से नेचुरल log लें तो ये हो जाएगी वैल्यू, और अगर बेस 10 पे लाएं तो 2.303 से मल्टीप्लाई होगा। तो अल्टीमेटली क्या बना, log बेस 10 ऑफ k। अब ये वैल्यू इधर चली जाएगी, ट्रांसपोज हो जाएगी, तो 2.3 EA अपॉन 2.3 ये नेगेटिव है, माइनस EA अपॉन 2.303 RT प्लस ये फ्रीक्वेंसी फैक्टर है कि कितना कोलिजन हो रहे हैं पर यूनिट टाइम। ठीक है, ये कांस्टेंट ही रहता है। तो अब इस पूरे इक्वेशन को अगर इसको y पे डाल दें, y एक्सिस पे, ये c कांस्टेंट है, ये x हो गया 1 अपॉन t, तो इज इट नॉट y इज इक्वल टू mx प्लस c? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्लोप? माइनस EA अपॉन 2.303 RT। R की वैल्यू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स लेते हैं। नेक्स्ट वी कम टू इज, अब ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अब इसका ग्राफ देखिए, प्लॉट किया हुआ है।
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, लॉग बेस 10 y इंटरसेप्ट पे आ जाएगा, m हो जाएगा स्लोप, दिस इज स्लोप, दिस इज x 1/t एंड दिस इज कांस्टेंट। अब किसी एक दो पॉइंट को आपस में रिजॉल्व कर लो, ये हो जाएगा k की वैल्यू, ये हो जाएगा 1/t की वैल्यू, इसको ये स्लोप हो जाएगा आपका। तो स्लोप विल बी सी ए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सी ए अपॉन बी सी इज स्लोप, वट k इज रेट कांस्टेंट, E A इज एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, A इज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। अब आगे इसमें देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात आ रही है। अगर इसी इक्वेशन को दो पार्ट में डिवाइड करें, एक टेम्परेचर T2 पे, मान लीजिए रेट कांस्टेंट है K2 एट टेम्परेचर T2, एब्सोल्यूट केल्विन में लेना है, कभी भी डिग्री में नहीं लेंगे, और रेट कांस्टेंट K1 है एट अ टेम्परेचर T1, तो अरेनियस इक्वेशन लॉग बेस 10 K2 इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 प्लस लॉग बेस 10 ऑफ ए, और K1 के लिए भी वही हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो वो फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉमन लॉग हो जाएगा लॉग बेस K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस फॉर्मूले से आपको न्यूमेरिकल करने हैं, बहुत सीधी बात है। नेक्स्ट देखिए, ये दो क्वेश्चन है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, अब देखिए टाइम दे रखा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन, ए नॉट है 100, 10% कंप्लीट हुआ तो ये रह जाएगा 90, इज इक्वल टू, वही टाइम लग रहा है कब, जब 100% कंप्लीट हो रहा है, 25%, 100 से कितना हो जा रहा है 25, दोनों में टाइम सेम है। इस वक्त टेम्परेचर है 298 केल्विन और इस वक्त टेम्परेचर है 308 केल्विन। इफ द वैल्यू ऑफ ए, फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे रखा है, वैल्यू ऑफ ए इज 4 इंटू 10 की पावर हाउ मच 4 पर सेकेंड, कैलकुलेट के एट दिस टेम्परेचर एंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब आपके पास फॉर्मूला तो है ही, लॉग बेस 10 ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। एक तो ये फॉर्मूला है, और दूसरा वो क्या कह रहा है, टाइम इज इक्वल टू 2.303 अपॉन हाउ मच K log base 10 of 100 upon 90 is same as 2.303 K log base 10 of 100 upon 25% कंप्लीट है तो 75 बचेगा अपॉन 75, तो इससे आप K निकाल लेंगे, उसको आप यहां रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द रेट रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम दिस मच। अब ये देखिए K1 था और ये हो गया 4K1, यानी कि K2 का K1 का 4 टाइम्स हो गया नया रेट। द रेट रिक्वेशन रेट ऑफ रिएक्शन क्वाड्रपल्स व्हेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम, ये 298 केल्विन था, ये 313 केल्विन पे है। व्हाट हैव वी नीड टू फाइंड आउट, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, नो चेंज विथ टेम्परेचर, तो सिंपल है, लॉग बेस 10 ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ये फॉर्मूला लग दे। अब K2 की जगह 4K1 लिख सकते हैं, तो लॉग बेस 10 ऑफ 4K1 अपॉन K1
इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 इंटू 8.314 ब्रैकेट 1 अपॉन 298 माइनस 313 केल्विन। खत्म। रेट क्वाड्रपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो K2 विल बी 4 टाइम्स ऑफ K1। इतनी बात है। तो एक बार और समरी बनाते हैं। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन में स्लोप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। दूसरा, दो डिफरेंट केल्विन टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट अलग अलग होते हैं, उनको एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा। तीसरा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन प्लस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी थ्रेशोल्ड होता है, और अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इन बैकवर्ड। ग्राफ में मैंने बताया था डिफरेंट कलर लेके। कहाँ गया? ये है, ये फॉरवर्ड में हो जाएगी और ये बैकवर्ड में हो जाएगी। तो इतना ही आज की क्लास में। अगला टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पार्ट 2, जिसमें हम लाएंगे नर्स्ट इक्वेशन, रिडक्शन पोटेंशियल। क्या खट्टे अचार को मेटल के बर्तन में रखना चाहिए, या आयरन के चम्मच से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को हिला ले, या कॉपर के चम्मच से आयरन सल्फेट को हिला ले? क्या वजह है कि मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देता है और कॉपर नहीं? कब ऐसा होता है कि बैटरी जो रिमोट में पड़ी है वो डिस्चार्ज हो गई है? क्या मतलब है डिस्चार्ज का? या वो बैटरीज जो चार्जेबल होती हैं, आप आए, आपने सेल निकाला अपने कैमरे में से या जहाँ भी आप डिजिटल डिवाइस में भी यूज़ कर रहे हैं, उसको चार्जर पॉइंट में लगाया, एडाप्टर से उसको सॉकेट में लगा के ऑन कर दिया, DC सोर्स उसे मिल गया, वो चार्ज होने लगा। आप फिर पिकनिक पे गए, आपने अपने कैमरे में सेल लोड कर लिए। कई ऐसे लोग होते हैं जो फ्रीक होते हैं घूमने फिरने के, वो अपने सेल पूरे कंप्लीट, उनके पास पूरी असेंबली होती है, पूरे सेल वो कॉम्बिनेशन में चार्ज करते हैं। क्या है कॉन्सेप्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का? ये बात, कौन सा सेल है जो फिजिबल है? फिजिबिलिटी की कंडीशन क्या है? क्या कोई रिवर्सिबल रिएक्शन फिजिबल होगा? कोई ऐसा सेल रिएक्शन जो रिवर्सिबल है, क्या उसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस मिल सकता है? इन सारी बातों के लिए हम बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।